चलो, हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में? फ्रिक्शन के बारे में। बताओ फ्रिक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शन? मैंने क्या बताया था? तो जब एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हो तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। कौन सा मोशन? तो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कौन सा मोशन का अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? है ना? जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे के ऊपर मोशन करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्या करता है? मोशन को अपोज करता है ना? ये सब हमने डिस्कस किया था। अच्छा, फ्रिक्शन जो होता है किसकी वजह से होता है? तो मॉलिक्यूल्स के जैसे ये मैंने दो हथेली एक दूसरे को चिपकाया है, मतलब ये कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूल्स है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। उस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या है? जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एम मास का मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट लिया है ना, अगर वो किसी सरफेस पे रखा है, कहां रखा है? किसी सरफेस पे, तो मास और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो नीचे क्या लगेगा बेटा? mg, और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, है ना? ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा? mg, है ना? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात बता चुका हूं, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी से हटाया तो कांस्टेंट म्यू लिखा था। यस और नो? बोलो। F बराबर म्यू इंटू एन। एन क्या होता है? mg। एन क्या होता है? mg, म्यू एम जी। समझ गए? एन क्या होता है? mg, दैट इज म्यू एम जी, है ना? दैट इज म्यू एम जी। समझ गया ना? ये क्या होता है? म्यू एम जी, है ना? तो एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? एम इंटू जी, एम इंटू जी। ठीक है, देखो, तो मैंने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? mg। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू mg। ये सब बात हम डिस्कस कर चुके, बस आपको एक रिवाइज करा रहा था मैं, है ना? अच्छा, इसके बाद हमने तीन बातें डिस्कस किया था। पहला क्या? कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। क्या क्या? स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक में हमने दो चीज पढ़ा था, स्टैटिक और लिमिटिंग, है ना? और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक में भी दो बातें हैं, एक है रोलिंग फ्रिक्शन और एक क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हालांकि हम उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम बस पढ़ते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, बताना जरा, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहता है, जब वस्तु रेस्ट में रहता है, तब उस समय ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना भाई? अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एक बात समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए क्या होना चाहिए बेटा? अगर कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है, यदि मैं उसके ऊपर क्या लगाऊं? फोर्स F। क्या लगाऊं? फोर्स F, है ना? फोर्स F लगाऊं, और यहां पर सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो? स्मॉल f। सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगाओ? फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f। समझ गया ना? तो यदि जो अप्लाइड फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स है अगर फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो जाए, बताना जरा बेटा, जो अप्लाइड फोर्स है यदि फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो जाए तो क्या होना चाहिए? तो क्या होगा? बताओ। जब अप्लाइड फोर्स यानी जो बल मैंने आरोपित किया और ये घर्षण बल, इन दोनों में से देखा गया तो ये जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ज्यादा है। फ्रिक्शनल फोर्स जब ज्यादा हो जाए अप्लाइड फोर्स से, तब ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये ले लिया 10 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 30 न्यूटन। मान लो फ्रिक्शनल फोर्स कितना दे रखा है? 30 न्यूटन। कितना दे रखा है फ्रिक्शनल फोर्स? 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना? तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहने का मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, यानी कि अपने स्वभाव को दूसरे के हिसाब से ढाल लेना, अपने आप को बदल देना दूसरे के हिसाब से। समझ गया कि नहीं? तो यहां पर अगर अप्लाइड फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 30 न्यूटन।
तो वाजिब में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आना चाहिए? 10 न्यूटन। वाजिब में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 10 न्यूटन। यस और नो? तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? 10 न्यूटन, है ना? तो मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि स्टैटिक घर्षण अभिक्रिया बल के क्या होता है? समानुपाती, है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फिर मैंने कहा एफएस बराबर होता है म्यू एस इंटू एन। बेटा एफएस बराबर क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस क्या है? म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा इसका यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस एज वेल। ये यूनिटलेस होता है यानी कि बीमाहीन और इकाईहीन दोनों होते हैं ना, इसका यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा। सही बात है बेटा, है ना? ये हमने पढ़ा था म्यू एस, है ना? ठीक है, इसके बाद बताना जरा, ये सबको समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन के सवाल रहेंगे तो हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बताया था बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बताया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन, आए ना? क्या बताया था मैंने? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा मैंने क्या बताया था? बताना जरा आप, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? वेरी वेरी गुड गर्ल। जब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आपस में बराबर हो जाए तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट फिर चलने वाला होगा। ऑब्जेक्ट जस्ट चलने वाला होगा। बोलो हाय ना? ऑब्जेक्ट जस्ट चलने वाला होगा। बोलो हाय ना? एम मास का ऑब्जेक्ट है, यदि मैंने इस पर फोर्स एफ लगाया और फ्रिक्शनल फोर्स का स्मॉल एफ, यदि दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो जब दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बस चलने वाला होगा। बोलो है ना? तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन हो, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एल बराबर हो जाएगा म्यू एल इंटू एन। यस और नो? एफ एल बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एल इंटू एन। और यहाँ पर एन क्या होगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा म्यू एल इंटू एम। यस और नो? बेटा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। बेटा कौन सा फ्रिक्शन है? कौन सा फ्रिक्शन है? उसके बाद हमने डिस्कस किया था काइनेटिक फ्रिक्शन। सही बात है ना यार? जब ऑब्जेक्ट, देखो मैं ना ये 3 दिन से ये सब चीजें रिपीट करो ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कि सवाल आता है और सब बच्चे गलत करते हैं। अभी तुमको एक सवाल दूंगा, देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। यदि तुमसे बन गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, और यदि नहीं बना तो सीखना, दोबारा बनना चाहिए फिर। ठीक है? देखो बेटा तीसरा क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? खुद से बता दो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाए। बहुत बढ़िया। जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। यस और नो? गलत कह रहा हूं क्या? जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? मोशन करने लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा? मोशन। उस कंडीशन में, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा फ्रिक्शन आएगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि एफ के बराबर म्यू के एन। यस और नो? और एन क्या था बच्चे? एम जी। तो म्यू के एम जी। यस और नो? समझ गए? ये एफ के बराबर म्यू के एन हो गया। ये है नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए ना? ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीनों बातें आपको आना चाहिए। समझ गए? एक पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना, म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। म्यू के हमेशा म्यू एस से कम होता है बच्चे। म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। प्लीज आप नोट कर लेंगे बच्चों, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। बेटा म्यू के इज लेस देन म्यू एस, इस बात को आप नोट करेंगे। म्यू के जो है ना, म्यू एस से कम होता है। म्यू के इज लेस देन म्यू एस। बच्चों हो गया? बच्चों हो गया क्या? बेटा हो गया?
म्यू के इज लेस देन म्यू एस, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। एक पॉइंट और तुम लोग जानते ही हो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ये पास पास कर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के नेचर पे, है ना, सरफेस के नेचर पे। नहीं लिखे तो लिख लो, इसको नोट कर लो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यानी कि घर्षण गुणांक, है ना, सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस। ये बात आपको पता है कि नहीं बेटा? पता है कि नहीं? है ना, मतलब बात यहां पर यह है कि जैसे कोई सरफेस है, जैसे एक चिकना सरफेस ले लो और एक रफ सरफेस ले लो, तो भाई दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो अलग अलग होगा ना। बोलो, चिकना सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि कम? चिकना सरफेस और एक रफ सरफेस, दोनों में से किसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा? चिकने का कम होगा, है ना, है ना, चिकना सरफेस का है ना, और जो रफ सरफेस है उसका फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। बोलो है ना, ठीक है, नोट कर लो भाई चिकने नोट कर लो जल्दी, सॉरी बेटा, जल्दी नोट करो, है ना, समझ गया कि नहीं बेटा? है ना, ये लिख लिया आपने, घर्षण गुणांक जो है सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है ना यार, ये बात लिख चुके हो, मैं बस जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? ये सब बातें आपको आना चाहिए। बच्चों क्लियर है, समझ आया? ठीक है, हो गया? ठीक है, हो गया। तो म्यू के लेस देन म्यू एस हो गया, समझ गया ना? ठीक है, एक सवाल करते हैं। ठीक है, तो ये समझ गया ना? बोलो, ठीक है ना? कोई ऐसा है जो नहीं समझा? सबको समझ में आ गया? अब देखो आगे, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको आप बताओ। सवाल में मैंने मास दे दिया बेटा कितना, 20 kg, ठीक है, और है ना, मास कितना बेटा? 20 kg है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पर, जो म्यू एस है 0.3 है, कितना बेटा? 0.3। बोलो हाँ, है ना? ठीक है, तो पहली बात, अगर मैं कहूं मैंने अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन लिया, एक बात ये, अगर अप्लाइड फोर्स मैंने 80 न्यूटन लिया, एक बात ये, इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में आप मुझे बताओगे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब सॉरी कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? कांटेक्ट फोर्स, एफसी, कांटेक्ट फोर्स बताएंगे, यानी त्वरण बताना है, घर्षण बल बताना है, और संपर्कीय बल बताना है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार सॉल्व करके मुझे बताएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और साथ में म्यू एस तुम्हारे सामने है, म्यू के ले लो 0.2, अपनी मर्जी से दे रहा हूं। चलो एक बार प्लीज इसको सॉल्व करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे आराम से, जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सुनो, देखो इस सवाल में करेंगे कैसे। सबसे पहला काम, सुनो, सबसे पहला काम आपने यहां पे क्या निकालोगे? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा है?
तो देखो F बराबर क्या होता है बेटा, म्यू एम जी, यस और नो। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी। म्यू कितना है बेटा, 0.3 बेटा, मास 20 और जी कितना है 10, तो 0.3 इंटू 10 कितना 3, 23 जा 60 है ना, 60 न्यूटन आएगा बेटा। बेटा ये फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन आया। अब मुझे एक बात बताओ, ए सुनो सुनो पहले रुक जाओ, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन आया, अप्लाइड फोर्स कितना है पहले केस में, अगर तुम 40 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, क्या लगता है तुमको कि तुम इसको चला पाओगे, 40 न्यूटन का फोर्स लगा के आप चला पाएंगे, आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, जीरो, बोलो हाँ ना बेटा, त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। और यदि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो हम क्या चेक करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ये किस फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक की काइनेटिक। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होती है तो जो अप्लाइड फोर्स है वही तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाता है, यस और नो। तो अप्लाइड फोर्स कितना है बेटा यहाँ पे 40 न्यूटन, तो यहाँ पर जो एफ एस होगा बेटा कितना होगा आंसर 40 न्यूटन, यस और नो। ये दो सवाल का जवाब मिल गया। एक प्रश्न आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या प्रश्न आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, हाउ टू फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, कैन यू प्लीज टेल मी, कैसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे, संपर्की बल कैसे निकालेंगे। तो सुनो, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है बेटे वो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है बच्चे, वही होता है क्या कॉन्टैक्ट। तो यहां पर एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन क्या बेटा, नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो एफ रिजल्टेंट एफ आर अंडर रूट के अंदर एफ एस का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये बात है, अंडर रूट के अंदर एफ एस का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, क्लियर है बेटे, बोले बेटा। तो एफ एस का स्क्वायर बेटा, बेटा यहाँ पर एफ एस क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, कितना है फ्रिक्शनल फोर्स, ये 60, सॉरी 60 करो 40 न्यूटन, एफ एस इज 40 न्यूटन यानी कि 1600, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आएगा। एन कितना है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन एम जी, देखो 20 गुणे 10 200, बाप रे 200 का स्क्वायर करो कितना आएगा, कितना आएगा, सही लिखा हूं ना, 200 का स्क्वायर करने भी आएगा, अगर इसको जोड़ोगे क्या बेटा कितना आएगा 141600, फिर इतना न्यूटन आएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें डेटा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन निकालने आना चाहिए, समझ गया ना। दूसरा केस यदि मैं चर्चा करूं दूसरे केस के बारे में, है ना, तो मुझे बताएंगे क्या दूसरे केस में क्या होगा, बताएंगे। जो सेकंड केस है बेटा, सेकंड केस में जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है ज्यादा है। यहां पे कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक की काइनेटिक, आंसर इज काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन बेटा, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तो तुम पहले कैलकुलेट करो काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के एम जी, म्यू के कितना है बेटा 0.2, एम कितना है 20, जी कितना है बेटा 10, बेटा कितना आएगा बताएंगे 0.2 इंटू 24, 4 10 40, बेटा ये आएगा 40 न्यूटन, बेटा कितना आएगा 40 न्यूटन आया क्या काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 40 न्यूटन आया, बेटा कितना आया 40 न्यूटन आया। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि यहां पर 40 न्यूटन आ गया तो ये मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन करेगा, तो जब मोशन करेगा तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन कितना होगा बता पाएंगे, एक्सेलरेशन होता है एफ नेट बटे के टोटल मास, यस और नो। बेटा यहाँ पर एफ नेट कितना है, अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स बेटा कितना था 80, और फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक कितना है 40, मास कितना था, तो बेटा 40 बटे 20 हुआ कितना है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ब्लॉक मूव करेगा। तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन भी आ चुका है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, तो क्या आप कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल पाओगे, बताओ मुझे, क्या आप कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल पाओगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट। तो यहां पर क्या होगा रिजल्टेंट बताओ, यदि मैं एफ आर की बात करूं तो अंडर रूट के अंदर एफ के का स्क्वायर प्लस
n का स्क्वायर। कर पाओगे क्या? f के कितना है बेटा? 40 का स्क्वायर 1600। नॉर्मल रिएक्शन कितना है बच्चे? mg 200, यानी है ना, कितना होगा बेटा, है ना? क्या सेम वैल्यू आ गया क्या? सेम वैल्यू कैसे आ सकता है? एफ के भी 40 आएगा, एफ एस भी 40 था क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन भी 40 था क्या? हाँ ठीक है, समझ गए। ये देख लो, तो ये हमारा आंसर रहेगा इतना न्यूटन। फिर अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा क्या? क्या चीज 60? रूट 60 कैसे आएगा? 41,600 का रूट 60 कैसे आता है? नहीं नहीं 60 पूछ रहा हूँ, 60 कैसे आएगा? 3600 का 60 होता है भैया, वो 4100 है, 41,600 है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ और डेटा आएगा बेटे, है ना? नोट कर लेंगे प्लीज इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। ठीक है, प्लीज आप इसको नोट कर लो बेटा एक बार। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस सवाल में ये पूछा है कि फाइंड फाइंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ एफ, लिख लो, फाइंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ एफ, मैक्सिमम फोर्स ऑफ एफ so that m1 and m2 moves together। सवाल में आपको ये बताना है कि m1 और m2 एक साथ मूव कर सकते हैं, बस प्लीज एक बार कोशिश करेंगे, है ना? m1 m2 दो मास है, m1 पे मैंने फोर्स लगाया, अच्छा यहां पर m1 और ग्राउंड देख रहे हो ना बेटा, ये m1 और ग्राउंड है, इसके बीच में फ्रिक्शन क्या है? 0 है, यानी ये स्मूथ सरफेस है, बोला है ना? ये सरफेस कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है ना, चिकना सरफेस है। तो आपको बताना है कि F कितना हो ताकि M1 M2 एक साथ मूव कर सके, यानी अच्छा M1 M2 एक साथ मूव कर सके का मतलब क्या है कि M2 मूव नहीं करेगा, M2 रेस्ट पे रहना चाहिए, M2 रेस्ट पे रहना चाहिए, और M2 रेस्ट पे रहने का मतलब ये है कि M2 पे नेट फोर्स 0 कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड के फोर्सेस को आपस में बैलेंस करोगे तब वहां से कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो एक बार कोशिश करो, बनाओ, कल भी बताया था, उससे पहले भी तुम लोग को बता चुका हूं, एक बार कोशिश करो, बताओ। चलो देखो ये सवाल कैसे करेंगे, एक बात बताओ, यहां पर एफ फोर्स जो लग रहा है किस पे लग रहा है? M1 मास पे, किस पे लग रहा है? एफ फोर्स जो लग रहा है किस पे लग रहा है? M1 मास पे। अच्छा दूसरी चीज कि ना, ये M1 और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, M1 और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं है तो M1 आसानी से इस पे स्मूथली मूव कर पाएगा, यस और नो? जब आसानी से मूव कर पाएगा तो बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? एक्सेलरेशन होता है बेटा एफ नेट बटे के टोटल मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? एफ नेट बटे के, एफ नेट बटे के टोटल मास। एफ नेट क्या है यहाँ पे? एफ, बोलो हाँ है ना? ये एक्सेलरेशन है, ये किसका एक्सेलरेशन है बताओ? M1 का एक्सेलरेशन है, और बाय द वे M1 का एक्सेलरेशन है लेकिन साथ में M1 के ऊपर M2 भी है, तो हम एक तरीके से मानेंगे कि पूरे का एक्सेलरेशन है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है A। तो A हो जाएगा F बटे M1 प्लस M2। अब सुनेंगे एक बात, भाई यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत कहाँ पे? M1 और M2 के बीच में। अब मुझे एक बात बताना चाहोगे कि नहीं? मैंने आपको एक बात सिखाया है, दैट इज कॉल्ड द सूडो फोर्स। क्या सिखाया है? सूडो फोर्स होता क्या है? सूडो फोर्स क्या है? व्हाट इज सूडो फोर्स? छद्म बल, छलावे का बल क्या है? सूडो फोर्स वो फोर्स है, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जो ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखा हो। किस फ्रेम में रखा हो? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल बताऊं इस तरीके से, है ना, एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक फ्रेम में रखा हुआ है, यस और नो? और ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है,
तो इस m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये शूडो फोर्स क्यों लगेगा? ये शूडो फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर ये फ्रेम कैसा है? एक्सेलरेटेड फ्रेम है, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। और यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लग रहा है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? m इंटू ए। किसका मास? जो ऑब्जेक्ट रखा है फ्रेम में। ए किसका? ए जो फ्रेम है उसका। ए समझ गए कि नहीं? तो अब सुनो बात ध्यान से, m2 मास को देखो। किसको देखोगे? m2 मास। अब मुझे एक बात बताओ, m2 मास पे फोर्स कितना लगेगा? अगर मैं बात करूं m2 मास की, तो m2 मास पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट। भाई m1 के मोशन के अपोजिट में लगेगा ना m2 पे फोर्स। m2 पे फोर्स कितना लगेगा? पीछे। कितना फोर्स? शूडो फोर्स, Fp। क्या होता है? जिस पे लगता है उसका मास द्रव्यमान, और सिस्टम का एक्सेलरेशन ए। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर m2 मास पे फोर्स इधर लग रहा है, शूडो फोर्स, तो m2 को मूव किधर करना चाहिए? पीछे। m2 मूव किधर करेगा? पीछे। तो m1 और m2 के बीच में फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की ओर। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में लगता है। जैसे किताब है, यदि मैं इसको आगे की तरफ मूव करा तो इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा? पीछे। यदि मैं इधर मूव करा तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन पीछे। वैसे ये है, तो m2 मास यदि पीछे मूव किया तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा? आगे की ओर। किधर लगेगा? किधर लगेगा? आगे की ओर। तो अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा बेटा? कोई बताना चाहेगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? ये m1 और m2 पीछे फ्रिक्शनल फोर्स कितना? तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। एन कितना है बेटा? m2g। देखो ना, m2 मास m1 पे फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है? नीचे m2g, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर। तो म्यू इंटू एन कितना? म्यू इंटू m2g, देख लेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू m2g, और शूडो फोर्स है m2 बटे m1 प्लस m2। अगर मैं चाहता हूं कि m2 मास रेस्ट पे रहे, विरामावस्था में रहे, तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल और शूडो फोर्स यानी छद्म बल, छलावे का बल, आपस में क्या हो? इक्वल हो जाए। भाई मैं अगर इस जगह पे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी फोर्स नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। जो इधर से फोर्स लग रहा है वो इधर से फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, रेस्ट में हूँ। वैसे यहाँ पर भी है, अगर मैं चाहता हूं टू कीप m2 एज अ रेस्ट, कीप m2 एज रेस्ट ऑन ए, ऑन m1, तो क्या करना चाहिए गाइस? फ्रिक्शनल फोर्स शूडो फोर्स के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू m2 जी। शूडो फोर्स कितना है बेटा? शूडो फोर्स कितना है? m2f बटे के m1 प्लस m2 कट गया, f कितना आया? m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। यस और नो? ये आपको समझ में आना चाहिए, प्लीज आप इसको नोट कर लेंगे। ये वो फोर्स ऑफ, ये वो अप्लाइड फोर्स है जो कि m1 पे लगा, तो m1 और m2 एक साथ मूव करने लगे। यस और नो? एक नोट करेंगे, फिर एक दूसरा सवाल दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करो जल्दी इसको। देखो यहाँ पे दो मास है m1 और m2, है ना। m1 मास पे फोर्स F लग रहा है, m1 मास पे फोर्स F लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, ये m2 मास m1 से चिपका है, m2 मास m1 से क्या है? चिपका है, लेकिन ये नीचे गिर सकता है। क्या हो सकता है? नीचे, एंड ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा यदि मैं इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं तो, इसको रोकने के लिए। तो एक बात ये समझो कि ये गिरेगा तो कैसे गिरेगा? नीचे की ओर। किसकी वजह से? ग्रेविटी फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी फोर्स, है ना, गुरुत्वीय बल की वजह से नीचे की तरफ गिरेगा, है ना। अच्छा, जब ये नीचे मोशन करेगा तो इसके मोशन को रेजिस्ट कौन करेगा? ऊपर। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। तो सवाल वही बड़ा सिंपल सा है कि फाइंड फोर्स F on m1 so that m1 and m2 moves together। एक बार प्लीज करना चाहेंगे?
बताओ, M1 और M2 मूव्स टुगेदर, M1 M2 एक साथ मूव करेंगे, प्लीज एक बार बताओ, सॉल्व करो, ये हो बट फिर भी एक बार कोशिश करो दोबारा। देखो यहाँ पे M1 और M2 मास है, क्या बेटा, M1 और M2 मास, ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर क्या M1 M2 मास है ना। तो बात यहाँ पर ये है ना कि सुनो, यहाँ पर ये कि M1 पे जब तुम फोर्स लगा रहे हो, किस पे फोर्स लगा रहे हो, M1 पे, यहाँ पर फोर्स किस पे लग रहा है, ये बेटा ध्यान दे इधर, यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है, M1 पे। तो जब M1 पे फोर्स लगाओगे, किस पे फोर्स लगाओगे, M1 पे, तो M1 पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा बताओ, M1 पे जब तुम फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, M1 आगे की तरफ मूव करेगा, और मैं चाहता हूं कि M2 भी इसके साथ मूव करे, तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, M1 और M2 मास का कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, ए। तो यहां पर ए जो हो जाएगा सिस्टम का एक्सेलरेशन F बटे के टोटल मास, F बटे के पहला भाग, एक्सेलरेशन हो जाएगा F बटे के टोटल मास। अब सुनो एक बात बताओ, M1 और M2 इधर ध्यान दो, M1 और M2, M1 और M2 में M1 क्या है, इनर्शिया, M1 क्या है, फ्रेम, कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, कौन सा फ्रेम, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम, किसके लिए, M2 के लिए, समझ पा रहे हो ना। M1 जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मूवेबल फ्रेम है, किसके लिए, M2 के लिए। तो M2 पे क्या लगेगा, शूडो फोर्स, M2 पे क्या लगेगा, M2 पे क्या लगेगा, शूडो फोर्स, M2 पे क्या लगेगा, शूडो फोर्स। तो M2 पे शूडो फोर्स किधर लगेगा, बताओ, M2 पे शूडो फोर्स किधर लगेगा, M2 पे शूडो फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर, बेटा इधर कैसे होगा, ये तो पूरा सिस्टम ही इधर मूव कर रहा है, फ्रेम के मोशन के अपोजिट में लगता है, यानी कि M2 पे फोर्स किधर, इधर, FP शूडो फोर्स। शूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास, किसका मास, जिसपे शूडो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, फ्रेम का, फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, ए, और वो ए की वैल्यू क्या है, F बटे M1 प्लस M2, प्लीज बात नहीं, M2 F बटे के M1 प्लस M2 है ना। और बेटा M1 और M2 में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इनके बीच में, किधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर होता है ना। अरे भाई दो ऑब्जेक्ट चिपके में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उधर लग रहा है, तो आई कैन राइट हियर N बराबर M2F बटे M1 प्लस M2। अब सुनो, यदि मैं चाहता हूं कि नीचे ना गिरे, यदि मैं चाहता हूं कि M2 मास नीचे ना गिरे, M2 मास नीचे ना गिरे, तो M2 मास पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, नीचे, M2 मास पे फोर्स कितना लगेगा, और ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगा, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मान लो इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो म्यू M2G ये हो जाएगा, देख लो, म्यू M2G नहीं बोलूंगा यार, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, अरे फ्रिक्शनल फोर्स ये होता है ना म्यू इनटू एन। तो अगर मैं चाहता हूं कि रेस्ट पे रहे M2 मास, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होना चाहिए, ग्रेविटी फोर्स, कितना, FG ग्रेविटी फोर्स, यानी कि M2G F कितना, म्यू एन, एन कितना है M2F बटे M1 प्लस M। देखो M2 M2 कट गया, यहां पर F कितना है देखो, M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन म्यू, बोलो है ना, इतना हो गया फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, ये मिनिमम अप्लाइड फोर्स है M1 पे, ताकि M2 उसके साथ मूव कर सके, यानी M2 नीचे ना गिरे, फिर आप इसको नोट करेंगे। मैंने दोनों सवाल में एक कॉमन बात बताया, और वो क्या है, शूडो फोर्स, क्या है वो, शूडो फोर्स किस पे लगता है, एक जब कोई ऑब्जेक्ट किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखा हो, तो उसके ऊपर क्या लगता है, शूडो फोर्स, इसकी वैल्यू मास, उस ऑब्जेक्ट का मास और सिस्टम का मतलब उस फ्रेम का एक्सेलरेशन मल्टीपल के बराबर होता है ना, बोलो। और ये इस केस में भी बेटा ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, कब, जब शूडो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया। इस केस में भी ये चिपका रहा, कब, जब ग्रेविटी फोर्स
फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। जब ग्रेविटी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा तब जो है वो रेस्ट पे रहेगा, चिपका रह सकता है। इवन मैं बोलूंगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ज्यादा या बराबर हो जाए किसके, शूडर फोर्स। क्लियर मेरी बात? यस और नो? ठीक है, प्लीज आप इसको नोट करेंगे, इन्होंने नोट नहीं किया, जल्दी नोट करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगला हेडिंग है बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस बात नहीं, अगला हेडिंग क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे बेटा? अगला हेडिंग क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटा अगला हेडिंग क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोई बताना चाहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? सुनो बोलू, एक बार ध्यान देंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या सुनेंगे? बोलू एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलू? मान लो कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो ना जब ये एम मास का ऑब्जेक्ट जब मूव करने वाला होगा, क्या करने वाला होगा, यानी कि ये बस चलने ही वाला होगा, तब इसके ऊपर बेटा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? और ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन तो लग ही रहा है, तुमको पता ही है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला होगा तो उस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, का जो रिजल्टेंट है बेटा, क्या बेटा, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब स्मॉल एफ आर, ध्यान देंगे, जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट नॉर्मल से लैम्डा एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा बेटा, कौन सा एंगल बनाएगा, लैम्डा एंगल। बोलो हाँ है ना, इसी को बोलेंगे बेटा क्या, इसी को बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि यहां पर अगर मैं tan थीटा निकाल, देखो tan लैम्डा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, लंब बटे आधा। देखो लंब क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, एफ एल, दिस इज एफ एल, और बाई एन, ऐसा कर देंगे। और एफ एल जो है वो क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि सीमांत घर्षण, यानी एफ एल क्या होता है, म्यू एल इंटू एन, इसमें रख दो। तो tan लैम्डा बराबर हो जाएगा म्यू एल, यानी कि लैम्डा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एल। ये है क्या, ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हो ना, मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला होगा, जब ऑब्जेक्ट चलने वाला होगा, उस समय जो फ्रिक्शन होगा कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये क्या, नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट नॉर्मल से लैम्डा एंगल बनाएगा, और वही होगा क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वही क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहीं पर तुमको भी दो सवाल में, मैंने एक सवाल में कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था, क्या पूछा था, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, वही तो है रिजल्टेंट एफ आर। कैसे निकालते रिजल्टेंट, एफ आर बराबर अंडर रूट के अंदर क्या करते थे, अंडर रूट के अंदर एफ एल का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। एफ एल होता है म्यू एन, म्यू एल एन होता है ना, म्यू एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। रिजल्टेंट जो मिला, एन स्क्वायर बाहर किया तो एन बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर वन प्लस म्यू एल का स्क्वायर। यस और नो? इस तरीके का रिजल्टेंट आपको आना चाहिए, मेरी बात समझे? तो ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक बार इसको नोट करेंगे, फिर मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूँ। डेफिनेशन पहले बोल दूं, लिखेंगे डेफिनेशन इसका, द एंगल विच द एंगल विच the angle which the resultant of the angle which the resultant of the force of limiting friction, force of limiting friction and normal reaction makes with the direction of normal reaction, makes with the direction of normal reaction is known as
mixed with the direction of normal reaction is known as direction of normal reaction is known as angle of friction. फिर आप लिखेंगे घर्षण कोण वह कोण है घर्षण कोण वह कोण है जो जो सीमांत घर्षण बल सीमांत घर्षण बल तथा अभिक्रिया बल का परिणामी अभिक्रिया बल का परिणामी तथा अभिक्रिया बल के बीच का कोण है अभिक्रिया बल के बीच का कोण है समझ गए अभिक्रिया बल के बीच का कोण है समझे कि नहीं अभिक्रिया बल के बीच का कोण है समझ गए तो नोट किए जी हाँ नोट करो तो ये क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ गया ना तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच का एंगल है तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल किसका रिजल्टेंट तो फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट यस और नो आप इसको नोट करेंगे फिर मैं आगे चलूंगा देखो यहां पर ना जो ये मैंने लिखा है ना tan लैम्डा बराबर म्यूएल यहां पर यदि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं तो भी लिख सकते हैं की बात कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे tan लैम्डा बराबर म्यू एस है ना लैम्डा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू बोलो हाँ है ना लैम्डा क्या आ जाएगा tan इनवर्स म्यू एस क्लियर है लैम्डा क्या आ जाएगा tan इनवर्स म्यू एस नोट कर लेंगे इसको लैम्डा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू एस लैम्डा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू एस है ना लैम्डा जो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस एक पॉइंट लिखेंगे इसमें लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन coefficient of static friction is equals to the coefficient of static friction is equals to the tangent of the angle of friction tangent of the angle of friction tangent of the angle of friction मतलब म्यू एस बराबर tan लैम्डा लिखा ना तो tan थीटा क्या होता है स्लोप ही तो होता है ना टेंजेंट का स्लोप यस और नो ठीक है ना ठीक है आप बेटा लिख लेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक है ना स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्श के बराबर होता है घर्षण कोण के स्पर्श के बराबर होता है घर्षण कोण के स्पर्श के बराबर होता है हो गया आगे लिखेंगे टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan लैम्डा लिखा ना तो वो टेंजेंट है टेंजेंट को शो कर रहे हैं स्लोप को शो करता है लेकिन स्लोप आता किससे टेंजेंट की वजह से आता है समझिए कि नहीं आगे लिखेंगे एंगल ऑफ रिपोज अगला हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ रिपोज अगला हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ रिपोज ध्यान देंगे प्लीज एंगल ऑफ रिपोज
सुन रहे हो तुम लोग? एंगल ऑफ रिपोज, कोई बताना चाहेगा एंगल ऑफ रिपोज क्या है? देखो ये जैसे एक क्या है, हाँ जैसे ये कॉपी है, मतलब एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस पे, है ना? ये क्या है, एक प्लेन है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सुनो, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज हॉरिजॉन्टल से उस प्लेन का वह एंगल है जब वो ऑब्जेक्ट मोशन करना जस्ट स्टार्ट करे। मेरी बात समझ रहे हो? एंगल ऑफ रिपोज किसी भी प्लेन का, कोई भी प्लेन का हॉरिजॉन्टल से वो एंगल है कि जस्ट उसके ऊपर रखा ऑब्जेक्ट मोशन जस्ट स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कोई मोशन नहीं हो रहा, इधर हो, अब धीरे धीरे देखो, अभी सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देखो हॉरिजॉन्टल से सीधा अब एंगल टिल्ट कर रहा हूं, हाँ ये प्लेन है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको टिल्ट कर रहा हूं, खड़ी हो जा, दिख रहा है अभी? तो जस्ट यदि मोशन स्टार्ट हो जाए, देखो मोशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये तो चल दिया, लेकिन मोशन स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है किससे, हॉरिजॉन्टल से उस प्लेन का, कि जस्ट उस पर रखे ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो जाए। समझे कि नहीं? समझी? क्या समझी? खड़ी हो जा, अपने बेंच पे खड़ी हो जा। हाँ तो ठीक है, बता इसे, आप बैठे बैठे बता, मुंह से बोलेगी, बोल जल्दी। हाँ वो क्या होता है? गधी कहेगी, कब से मैं इतने से समझा रहा हूँ और इधर उधर कर रही है। देख, मैंने बोला ये एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है ना? इधर देख, ये प्लेन है, तो ये प्लेन को मैं धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा हूँ, टिल्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं? ये टिल्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से ये प्लेन क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। ये उस एंगल तक टिल्ट होगा जब उस पर रखा ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करे, आए ना, मोशन क्या करे, स्टार्ट करे। समझ रहे हो कि नहीं? उसी को बोलते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज। वो उत्तर समझने की देखो, समझे कि नहीं तुम लोग? मान लो ये प्लेन को मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, बोलो, और ये एंगल को मैंने मान लिया कौन सा एंगल, अल्फा। कौन सा एंगल मान लिया, अल्फा एंगल है, समझ गए? अब इसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ठीक है, एम मास का ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, नीचे फोर्स एम जी लगेगा, लगेगा कि नहीं? पीछे बताएंगे, एम जी लगेगा। अच्छा एम जी का कॉम्पोनेंट क्या होगा इधर, ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा, सो एम जी कॉस अल्फा, इधर क्या होगा, एम जी साइन अल्फा। और बेटा ये क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्लेन से परपेंडिकुलर, और पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू इनटू एन। अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट करे मोशन करना, जस्ट स्टार्ट करे मोशन करना, या फिर स्टार्ट नहीं भी किया हुआ है, तो क्या होगा बेटा उस सिचुएशन में, पहली बात कि नॉर्मल रिएक्शन एन इसके बराबर होगा एम जी कॉस अल्फा, बोलो आया ना? और एम जी साइन अल्फा जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, म्यू इनटू एन के, एन क्या हो जाएगा बेटा, एम जी कॉस अल्फा बराबर एम जी साइन अल्फा। दिख रहा है आप लोग को? बोलो है ना? तो एम जी कट गया, तो म्यू क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, टेन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा। दिख रहा है आप लोग को? म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, है ना? म्यू बराबर क्या मिला, टेन अल्फा। तो ये अल्फा वो एंगल है उस प्लेन का हॉरिजॉन्टल से, उस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का मोशन जस्ट स्टार्ट हो गया हो या स्टार्ट होने वाला हो। मेरी बात समझे कि नहीं? एक बार आप इसको बनाएंगे तो मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूं, बोल दो क्या, लिखो, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
the minimum angle of inclination of a plane, the minimum angle of inclination of the plane, the minimum angle of inclination of the plane with the horizontal, with the horizontal at which the body placed on the, at which the body placed on the, placed on the plane, placed on the plane, comma, just begins to slide down, just begins to slide down, is known as angle of repose, is known as angle of repose. देखो, अब मैं बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, क्रिटिकल एंगल के बारे में. किसके बारे में? अब सुनो, इसी में क्रिटिकल एंगल क्या, सुनना इसको ना, जो क्रिटिकल एंगल है ना, मैं उसको डिनोट कर रहा हूं थीटा से. किसे डिनोट कर रहा हूं बेटा? थीटा से. क्रिटिकल एंगल को किससे डिनोट कर रहा हूं? थीटा से. बोलो, क्रिटिकल एंगल को थीटा से डिनोट कर रहा हूं. सही बात है? बोलो, अब सुनो, यहाँ पे थीटा है, क्या है? थीटा. यहां पर जो थीटा है, अगर मैं कहूं इट इज लेस देन अल्फा, सुन रहे हो तुम लोग ध्यान से? मैंने कहा यहां पर क्रिटिकल एंगल क्या है? थीटा. यानी कि ये क्रिटिकल एंगल क्या है? थीटा. मैंने कहा अल्फा इज लेस देन थीटा. ध्यान देंगे प्लीज, अल्फा इज लेस देन थीटा. अगर अल्फा थीटा से कम होगा तो क्या होगा बताओ? अल्फा इज लेस देन थीटा. अच्छा, क्रिटिकल एंगल क्या तुमको समझाता हूं. क्रिटिकल एंगल वह एंगल है किसी प्लेन का कि ऑब्जेक्ट जस्ट मोशन शुरू कर देगा. समझे मेरी बात? ऑब्जेक्ट जस्ट मोशन शुरू कर देगा, मतलब अब रुकेगा नहीं, वो मोशन शुरू करने वाला है. समझ गए? बस यही समझ लो, क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जो कि ऑब्जेक्ट जस्ट उस एंगल पे, उस प्लेन पे मोशन शुरू कर देगा. तो अगर जब थीटा, अल्फा लेस देन थीटा है, अल्फा जो है लेस देन थीटा है, तो क्या होगा? अल्फा की वैल्यू थीटा से कम है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोशन करेगा क्या? नहीं. तुम लोग ध्यान दे रहे नहीं. अल्फा लेस देन थीटा का मतलब क्या है? सुनो, मैंने कहा ये प्लेन है, ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन को से टिल्ट कर दिया. जब ना ये मोशन शुरू करने वाला है ना, या फिर जस्ट मोशन शुरू कर दिया, तो ये वो कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल है. ये क्रिटिकल एंगल है. अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल से कम वैल्यू रखूं तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, है ना. यानी कि जो अल्फा है, एंगल ऑफ रिपोज, अगर मैं उसकी वैल्यू कम रखूं क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. ये बस है दूसरा पॉइंट. और यहां पर एफ जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जो मतलब अप्लाइड, जो अप्लाइड फोर्स होगा, है ना, जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा? कम होगा. तभी तो मूव नहीं कर पा रहे. अरे नीचे की फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? एमजी साइन अल्फा. देखो ना, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? एमजी साइन अल्फा. एमजी साइन अल्फा क्या है? कम है फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी तो मूव नहीं कर पा रहे हैं. अरे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है ना अप्लाइड फोर्स से, तभी तो मूव नहीं कर पा रहा है. दूसरा, अगर अल्फा बराबर थीटा कर दूं तो क्या होगा? अल्फा बराबर थीटा कर दिया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड, शुरू करेगा. ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड. तीसरा पॉइंट, अल्फा अगर थीटा से ज्यादा होगा तो क्या होगा? इस बार थीटा तो वो एंगल है कि जब मोशन बस शुरू हो जाए वो उससे भी ज्यादा हो गया अल्फा, यानी कि अब तो गया काम से. ऑब्जेक्ट इज मूविंग.
विद सम एक्सेलरेशन, है ना, है ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग या फिर ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। समझ गए कि नहीं? नोट कर लो, ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, नोट कर लेंगे प्लीज। ये तीन चीज हो गया, एफ लेस देन एफ एल, है ना, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, एफ बराबर एफ एल के बराबर, एफ एफ एल के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे एफ एफ एल से ज्यादा। प्लीज आप एक बार नोट करेंगे इसको। ये कंडीशंस है, थीटा क्या, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्रांतिक कोण, है ना, स्टेशनरी का मतलब कि विरामावस्था में रहेगा, इसमें बस मूव करने वाला होगा और इसमें मूव कर जाएगा विद सम एक्सेलरेशन। नोट कर लेंगे प्लीज इसको। जल्दी नोट करेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों, बिल्कुल चाहिए, तो मना नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी नोट करेंगे। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक बार देखो, मोशन ऑन मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब सुनो, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, क्या बेटा ये, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है ना, और ये प्लेन थीटा एंगल पर क्या है, झुका हुआ है। अब एक एम मास का मैंने ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, एम मास का ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये एम मास का ऑब्जेक्ट किधर मोशन कर रहा है, नीचे की ओर, यस और नो, इधर मोशन कर रहा है बेटा, इधर, तो नीचे एमजी लगेगा, एमजी लगेगा कि नहीं, एमजी का कॉम्पोनेंट इधर होगा, ये थीटा तो एमजी कॉस थीटा, इधर एमजी साइन थीटा होगा, इधर क्या होगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, इधर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा कि नहीं। अरे एमजी, एमजी कॉस एमजी साइन, इधर फ्रिक्शनल फोर्स, इधर नॉर्मल रिएक्शन। अब बात यह है कि डाउनवर्ड मोशन और कुछ एक्सेलरेशन ए से, बेटा कुछ एक्सेलरेशन ए से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन, यस और नो। तो सबसे पहली बात, यदि एक्सेलरेशन हो रहा है तो ए कितना होना चाहिए, एफ नेट बटे के मास, एफ नेट क्या आएगा बेटा, एमजी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बटे मास, यस और नो। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बेटा, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू, तो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बेटा, एमजी कॉस थीटा, एमजी कॉस थीटा, देख रहे हो तुम लोग, आए ना। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इसमें रख दो, तो ए हो जाएगा एमजी साइन थीटा माइनस म्यू एमजी कॉस थीटा अपॉन में मास एम, देखेंगे बेटा, तो एम बाहर कर लोगे, टी भी बाहर कर लोगे, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में मास एम, तो ए मिला जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यस और नो, नोट कर लेंगे, ए बराबर जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ए बराबर जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन मिला जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यानी जब कोई एम मास का ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है और यदि मोशन किधर कर रहा है, नीचे की ओर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो एमजी साइन थीटा, इधर क्या लगेगा, म्यू एमजी कॉस थीटा, है ना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बटे के मास, एमजी साइन थीटा माइनस म्यू एमजी कॉस थीटा बटे एम कर दिया, फिर से सॉल्व कर दिया, ये एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन बराबर जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो गया।
बेटा नहीं नहीं डेफिनेशन नहीं बेटा, खाली ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको बस ये याद होना चाहिए। समझ गए? तो ये किसके लिए? फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए बेटा, फॉर डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेशन बराबर जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हो गया? ठीक है, हो गया। ये हो गया जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यानी डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलें। अगला हेडिंग डालेंगे फॉर अपवर्ड मोशन। अगला हेडिंग डालेंगे फॉर अपवर्ड मोशन। समझ में आया कि नहीं है? एक्सेलरेशन मिला जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना भाई? एमजी, एमजी कॉस, एमजी साइन, एन को बैलेंस किया कौन? एमजी कॉस थीटा। दिख रहा है कि नहीं? यदि मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं तो लिख देता हूं, एन जो है एमजी कॉस थीटा को बैलेंस कर लिया, और फ्रिक्शनल फोर्स एफ एमजी साइन थीटा को बैलेंस कर लिया। देख रहे हो कि नहीं? एफ एमजी साइन थीटा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन लिया नेट फोर्स बटे मास, तो एमजी साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ बटे के मास। यस और नो? है ना? और स्मॉल एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल है, म्यू इनटू एन, म्यू एमजी कॉस थीटा। सॉल्व किया, ये फॉर्मूला मिला। सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे फॉर अपवर्ड मोशन, देखो अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा? मान लो थीटा एंगल है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट किधर जाएगा बेटा? ऊपर की ओर। किधर जाएगा बेटा? ऊपर की ओर मोशन कर रहे हैं, है ना? तो भाई जब ऊपर की ओर मोशन कर रहा है तो ग्रेविटी फोर्स किधर, ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? नीचे, है ना? और इधर लग रहा है एमजी, ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा, एमजी कॉस थीटा। इधर क्या लगेगा? एमजी साइन थीटा। इधर लगेगा एमजी साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर ही लग रहा है, कितना? म्यू इनटू एन। नॉर्मल डायरेक्शन किधर है? एन इधर, है ना? तो यहां पर अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, किस पे? ऑब्जेक्ट पे, रिटार्डिंग फोर्स कितना लगेगा? एफ नेट माइनस साइन के साथ, क्योंकि दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं, तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। देख लो, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन है, एन की जगह एम जी कॉस थीटा कर दिया, तो एफ नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस एम जी बाहर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एम से एम कटा तो ए हो जाएगा माइनस जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होगा, बट ये हमारा है तो रिटार्डिंग फोर्स ना, ठीक है बेटा? मतलब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन यानी अवमंदित त्वरण, हिंदी में कहते हैं अवमंदित त्वरण। तो इसको नोट कर लेंगे बेटा, ए बराबर माइनस जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ए बराबर माइनस जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो गया। समझ गए? तो ये था पूरा फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा थ्योरी लिखवा दूंगा, है ना? लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? थोड़ा सा डेफिनेशन रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। समझ आया सबको? ठीक है, ये था पूरा फ्रिक्शन। एक बार पूरा फ्रिक्शन रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में
क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारा, ठीक है। उसके बाद जो उसकी अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्या, वर्क फॉर एनर्जी। समझ पा रहे हो, ठीक है। एक बार देख लेंगे, क्या आया, माइनस जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं? अरे भाई ऑब्जेक्ट ये देखो ना, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगा, नीचे एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में लगता है। किधर लगता है, ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में लगता है। यस और नो, ठीक है, समझ आया, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, बताओ। समझ आया, चलो थैंक यू। रिवाइज करके आएंगे सभी लोग।